नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं, आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को, लघु पाराशरी के सूत्रों को समझने का प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूर्व की वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा ग्रहों की दृष्टियों को समझने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात त्रिकोण भावों को समझने का प्रयास तथा जन्म कुंडली के तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। उसके पश्चात न दिशन्ति शुभम निर्णाम सौम्यः केंद्रधिपायदिहि क्रूराश्चेद अशुभम येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तराम। इस श्लोक के माध्यम से जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों पर कौन सी राशियां बली होती हैं, कौन से ग्रह बली होते हैं, इस विषय को हम सभी लोगों ने भली भांति समझा। तत्पश्चात प्रबलाश्चोत्तरोत्तराम इस सूक्त के माध्यम से हम सभी लोगों ने इस विषय को समझने का प्रयास किया। उसके पश्चात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव तथा जन्म कुंडली के द्वादश भाव का फलादेश किस प्रकार से किया जाता है, इस विषय को हम सभी लोगों ने समझा। साहचर्य सिद्धांत क्या है, स्थानांतर रूप सिद्धांत क्या है, इन दोनों सिद्धांतों को हम सभी लोगों ने भली भांति अपने वीडियो के माध्यम से समझा। उसके पश्चात भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः, जन्म कुंडली का अष्टम स्थान शुभ स्थान क्यों नहीं कहा गया है, इस विषय को हम सभी लोगों ने समझने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात केंद्राधिपति दोष क्या है, किन ग्रहों को केंद्राधिपति दोष लगता है। उसके पश्चात शुक्र एवं गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के पश्चात भी सबसे प्रबल मार्केश क्यों बन जाते हैं, इस विषय को हम सभी लोगों ने अपने वीडियो के माध्यम से समझा। तत्पश्चात जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में सूर्य और चंद्रमा को दोष क्यों नहीं लगता, इस विषय को भी हमारे द्वारा समझने का प्रयास किया गया। आज की वीडियो में 12वें और 13वें श्लोक की चर्चा हम सभी लोग करेंगे। इन दोनों श्लोकों की चर्चाओं के पश्चात हमारा संज्ञा फलाध्याय यह समाप्त हो जाएगा। आज के श्लोक की चर्चा करूं उससे पूर्व आप सभी लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, एक श्लोक देखा होगा। पूर्व की वीडियो में उस श्लोक की चर्चा हमारे द्वारा की गई, क्योंकि 12वां जो श्लोक है यह श्लोक उसी श्लोक पर आश्रित है। हमने कहा कि न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्यः केंद्रधिपायदिहि क्रूराश्चेद अशुभम येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तराम। जन्म कुंडली में शुभ ग्रह केंद्राधिपति होकर के शुभ कारक नहीं होते और उसी प्रकार जन्म कुंडली में पापी ग्रह यदि केंद्राधिपति होते हैं तो वह भी पाप कारक नहीं होते। अब इसके उत्तर में शास्त्रकार लिखते हैं कि पापी ग्रह केंद्राधिपति होकर के क्यों पाप कारक नहीं होते, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है। तो शास्त्रकार लिखते हैं कुजस्य कर्म नेतृत्वं प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वेन कर्मे सत्वभावतः। शास्त्रकार कह रहे हैं जो नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, अगर नैसर्गिक पापी ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों पर बैठ जाएं तो वह पाप कारक नहीं होते। इसके पीछे का तर्क क्या है, वह कब पाप कारक नहीं होंगे, तो शास्त्रकार लिखते हैं जब वह त्रिकोणादि स्थानों के स्वामी हों। अगर जन्म कुंडली के केंद्र स्थान पर बैठा हुआ पापी ग्रह जन्म कुंडली के त्रिकोण स्थान यानी जन्म कुंडली के पंचम और नवम स्थान का स्वामी होगा, तब वह पाप कारक नहीं होगा। अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं हो तो वह पाप कारक अवश्य रूप से होगा। जातक को अपनी दशा अंतर दशा में पाप फल, अशुभ फल अवश्य रूप से प्रदान करवाने वाला होगा। यदि त्रिकोणादि स्थानों की अपेक्षा वही ग्रह जो केंद्र स्थान पर बैठा है, कौन सा ग्रह, जो नैसर्गिक पापी ग्रह है, वह त्रिक स्थानों का स्वामी हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में जातक को अशुभ फल प्रदान करवाने वाला होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से पूर्व की कारिका को भी समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने कहा था कि शुभ ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों पर हो जाएं तो वह शुभ कारक नहीं होते और पापी ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों पर बैठ जाएं तो अशुभ कारक नहीं होते। किस स्थिति में वह ग्रह अशुभ कारक नहीं हो रहा है, तो शास्त्रकार कह रहे हैं अगर वह केंद्र के साथ साथ त्रिकोण स्थानों का भी अधिपति हो तब वह अशुभ कारक नहीं होगा। और इस वीडियो के माध्यम से एक विषय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि आचार्यात् पादमाधत्ते पादम शिष्यम स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल इन श्लोकों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य मैं कर रहा हूँ। इन नियमों को, इन सूत्रों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य मैं कर रहा हूँ।
अगर आप अपनी मेधा शक्ति के द्वारा, अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा इन विषयों पर, इन नियमों पर, इन सूत्रों पर अनुसंधान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जन्म कुंडली का फलादेश करने में सर्वसमर्थ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आगे कहा कि पादम स ब्रह्मचारिभ्यः, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं और ज्योतिष में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की संगति करें जो ज्योतिष का ज्ञाता हो, जो ज्योतिष के प्रत्येक सिद्धांतों को समझने में कुशल हो। अगर हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की संगति करने के पश्चात भी हमें उचित ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हमें लाभ ही प्राप्त होगा। उसके पश्चात कहते हैं, अगर तीनों स्थितियों से आपको कोई भी सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है, आपने गुरुजनों की सन्निधि भी प्राप्त करी, उसके पश्चात आपने अपनी मेधा शक्ति के द्वारा भी चिंतन करने का प्रयास किया और साथ ही साथ आपने ऐसे लोगों का संग किया जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, ज्योतिष के प्रत्येक सिद्धांतों को समझने में, समझाने में कुशल हैं, उसके पश्चात भी आपको ज्योतिष का कोई भी सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है तो पादम कालक्रमेण च, एक समय ऐसा आता है कि आपको स्वतः ही किसी भी विषय का कोई भी सिद्धांत, चाहे वह कितना ही कठिन सिद्धांत क्यों ना हो, काल के क्रम से आपको वह सिद्धांत अवश्य रूप से समझ में आ जाता है। तो आगे की कारिका को समझने का प्रयास हम सभी लोग करते हैं। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि यद्यद् भावगतो वापि यद्यद् भावेषु संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रतिषेताम तमोग्रहो। तमोगुणी प्रधान ग्रहों की चर्चा आ रही है। तो तमोगुण से प्रधान ग्रह कौन से हैं? तो राहु और केतु। इस श्लोक के माध्यम से राहु और केतु की चर्चा आई कि हम सभी लोग राहु और केतु का फलादेश किस प्रकार से करें। राहु और केतु के फलों को, उनके अशुभादि अशुभ फलों को, शुभादि शुभ फलों को किस प्रकार से हम कहें, वह किस प्रकार से जातक को अपनी दिशा अंतर्दशा में लाभ या अशुभ फल प्रदान करवाने वाले होते हैं। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि यद्यद् भावगतो वापि यद्यद् भावेषु संयुतौ, वह जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं उसकी स्तुति के माध्यम से उनके शुभ और अशुभ फलों को कहना चाहिए। उसके पश्चात कहा कि भावेषु संयुतौ, जिस जन्म कुंडली में जिस स्थान पर वह बैठ रहे हैं उस भाव के भावेश कौन है, उस स्थान के स्थानाधिपति कौन है और उस स्थान के स्थानाधिपति की कैसी स्थिति है, वह किन ग्रहों के साथ में विराजमान है और किस स्थान पर विराजमान है। क्या वह त्रिकोणाधिपति हैं, क्या वह केंद्र स्थान के अधिपति हैं, क्या वह लग्नेश हैं, क्या वह त्रिक स्थानों के अधिपति हैं। तो भावेश के माध्यम से भी राहु और केतु की फल गणना कहनी चाहिए, क्योंकि उसी की स्थिति के आधार पर राहु और केतु जो तमोगुण प्रधान ग्रह हैं ये अपना शुभाति शुभ फल जातक को प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से इन दो श्लोकों को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।